welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कौन है नीरज चोपड़ा का बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर? क्यों दीपिका पादुकोण को संजय लीला भंसाली ने कहा गेट आउट फ्रॉम बैजू बावरा? किसने किया प्रेडिक्ट कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी होगी अनसक्सेसफुल? आलिया भट्ट के लिए रॉन्ग नंबर है रणबीर कपूर. रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी नहीं होगी सक्सेसफुल. किसने किया रणबीर कपूर आलिया भट्ट की लाइफ को लेकर शॉकिंग प्रेडिक्शन? अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पर्सनालिटी KRK के प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को शादी से पहले ही वार्न कर दिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को लेकर इन डेप्थ एनालिसिस करके ये पता लगाया है कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी नहीं है कंपैटिबल, और अगर ये शादी करते हैं तो इनकी शादी टूट सकती है. इस न्यूमरोलॉजिस्ट ने डिटेल में बताया है कैसे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के नंबर्स एक दूसरे से एंटी हैं. अपने पहले पॉइंट में इस न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा है रणबीर कपूर आलिया भट्ट्स डेस्टिनी लाइफ पाथ नंबर्स आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर. Destiny number is the single number of the total date of birth. Ranbir Kapoor's destiny number is 3 and Alia Bhatt's is 4. Both of these numbers are anti to each other. वहीं अपने दूसरे एनालिसिस को लेकर इस न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा है The name number of both the actors is 4, which is anti to each other, as number 4 is not friendly to number 4. आगे अपने तीसरे एनालिसिस में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस पर उनका कहना है रणबीर कपूर is 28th born and Alia Bhatt is 15th, which makes psychic driver number of Ranbir 2 plus 8 is equal to 1 and Alia's psychic number 1 plus 5 equal to 6. Again, both numbers 1 and 6 are anti to each other. यानी इस न्यूमरोलॉजिस्ट ने हर तरह से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी को रेड जोन में डाल दिया है. लेकिन क्या रणबीर कपूर और आलिया भट्ट किसी भी तरह से इस प्रेडिक्शन को देंगे कोई भी इम्पोर्टेंस? We don't think so, क्योंकि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर इस वक्त हैं डीपली एंड मैडली इन लव. और जिस तरह ये दोनों एक दूसरे की फैमिलीज तक को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ऐसे में बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस तरह के प्रेडिक्शन को देंगे बिल्कुल भाव. वहीं रिपोर्ट्स जरूर पिछले कुछ वक्त में आई हैं कि कपूर और भट्ट फैमिली आर गियरिंग अप फॉर अ ग्रैंड वेडिंग. ऐसे में आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी इस प्रेडिक्शन को पूरी तरह से गलत प्रूव करने में होगी कामयाब? दीपिका पादुकोण की एक शॉकिंग डिमांड से संजय लीला भंसाली के उड़े होश. दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा में काम करने के लिए मांगे कितने करोड़ रुपए? और क्यों संजय लीला भंसाली को दीपिका पादुकोण का नाम कंसिडर करने के बाद उन्हें इस फिल्म से करना पड़ा बाहर? एक शॉकिंग न्यूज आ रही है कि रणवीर सिंह के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण नजर नहीं आएंगी फिल्म बैजू बावरा में, और इस अनफॉर्चुनेट न्यूज की वजह भी खुद दीपिका पादुकोण है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली के सामने बैजू बावरा में काम करने के लिए डिमांड रख दी कि उन्हें चाहिए रणवीर सिंह के बराबर रेम्यूनरेशन. लेकिन दीपिका पादुकोण की ये डिमांड संजय लीला भंसाली को लगी शॉकिंग, और उन्होंने दीपिका पादुकोण को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. रिपोर्टेडली संजय लीला भंसाली एक बार फिर से दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की केमिस्ट्री को कैश इन करना चाहते थे फॉर बैजू बावरा, और रणवीर सिंह का नाम फाइनल करने के बाद ही वाज ऑलमोस्ट श्योर कि दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म के लिए मान जाएंगी. लेकिन सरप्राइजिंगली दीपिका पादुकोण ने फिल्म के लिए हाँ इसी शर्त पर की कि उन्हें चाहिए रणवीर सिंह के बराबर फीस फॉर द फिल्म. लेकिन दीपिका पादुकोण की इस डिमांड को संजय लीला भंसाली ने मानने से कर दिया इनकार.
अब संजय लीला भंसाली को इस फिल्म के लिए एक ए-लिस्ट एक्ट्रेस की तलाश है, लेकिन क्या रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली के बीच पीस मेकर का रोल प्ले कर सकते हैं और दोबारा दीपिका पादुकोण को ला सकते हैं ऑन बोर्ड फॉर द फिल्म? वैसे हाल ही में करीना कपूर खान की भी डिमांड फॉर हर रोल सीता सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। रिपोर्टेडली करीना कपूर खान, जो कि जनरली एक फिल्म के लिए 6 से 8 करोड़ रुपीस चार्ज करती हैं, उन्होंने रिपोर्टेडली सीता के रोल के लिए 12 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसे सुनकर प्रोड्यूसर्स हैरान रह गए थे। हम कंपटीशन में नहीं खड़े हैं, हम लाइन के एक ही साइड पे हैं। तो आई जस्ट फील कि एक लड़की को भी इक्वल इम्पोर्टेंस, जिसने मेहनत उतनी करी है शायद, तो उसको भी मिलनी चाहिए। Literally, there have been times where I've been offered a film where they want to pay me 5% of what my male actor is getting, and it's shocking. जो लड़कियों को सेम काम के लिए लड़कों से अलग पे दी जाती है, सैलरी दी जाती है। There has never been a disparity at our end. There is now profit share given. There is even sometimes in the near future you'll see a producer credit given to female-led films, where if they dominate the film, they lead the film, then they must have a humongous part of the pie. Moving on, बॉलीवुड में पे डिस्पैरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हमेशा से कई एक्ट्रेसेस कंप्लेन करती आई हैं कि फिल्म के मेन लीड एक्टर के बराबर तो दूर, उनसे काफी कम फीस उन्हें ऑफर की जाती है। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने पे डिस्पैरिटी पर कहा था, "The pay gap is ridiculous. I can stand up to it, but then I don't get those roles, and I'm okay with that. I can afford to do that. I realized over the past 2 or 3 years that I have no right to judge anybody. I am privileged, so making difficult choices isn't really difficult." वहीं तापसी पन्नू ने एक्ट्रेसेस की फीस डिमांड पर उठने वाले सवालों पर कहा था, "If it would have been a man in that, for that much amount, people would have said, इसकी मार्केट बढ़ गई है. That guy has really achieved big success in life. It's because a woman who is asking for it, she is called out to be difficult or too demanding. It's always like that." वहीं दीपिका पादुकोण ने फीस को लेकर होने वाली डिस्क्रिमिनेशन पर कहा था, "I know my track record and what I'm worth. I know that my co-actors' films haven't been doing well as my films have been doing. It made absolutely no sense. It's okay to say no to that film based on that one thing, as I thought it was unfair." वहीं पे डिस्पैरिटी को स्लैम करते हुए अनुष्का शर्मा ने कहा था, "In my industry, we women get paid about 1/4 of the salary of our male counterparts. Imagine, our expenditure on dresses and accessories is almost 40% of our income. Yet, we are given a standard citizen's exemption limit." इन एक्ट्रेसेस के अलावा प्रियंका चोपड़ा, अदिति राव हैदरी, कंगना रनौत भी बॉलीवुड में होने वाली पे डिस्पैरिटी पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या एक्ट्रेसेस को जानबूझकर प्रोड्यूसर्स ऑफर करते हैं कम पैसे, या फिर उनका डिसीजन बेस्ड होता है ऑन बिजनेस ऑफ द फिल्म? डू शेयर योर व्यूज विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा की बायोपिक में होगा कौन सा एक्टर? कौन है नीरज चोपड़ा का बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर? किस एक्टर के नाम को एक डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने सोशल मीडिया पर किया पिच? और फैंस किसे देखना चाहते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा के रोल में? आज पूरा देश किसी खास चीज को सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो है इंडिया के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एट ओलंपिक्स को। और एज एक्सपेक्टेड, नीरज चोपड़ा की सालों की मेहनत, स्ट्रगल और पैशन पर फिल्म बनाने की बात हो गई है शुरू। यहाँ एक हिलेरियस बात ये है कि नीरज चोपड़ा जैसे ही गोल्ड मेडल जीते, अक्षय कुमार का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था और फैंस अक्षय कुमार की मीम्स बना रहे थे, जिसमें दिख रहा था कि वो ऑलरेडी नीरज चोपड़ा की बायोपिक पर काम शुरू कर चुके हैं। ऐसे ढेर सारे मीम्स सोशल मीडिया पर भरे हुए हैं, जहां फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अक्षय कुमार ही बनाएंगे नीरज चोपड़ा की बायोपिक। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुद नीरज चोपड़ा एक सेल्फ कन्फेस्ड अक्षय कुमार फैन है और उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहा है,
जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार को अपना फेवरेट एक्टर बताया था। वैसे एक और एक्टर नीरज चोपड़ा को काफी पसंद है और वो है रणदीप हुड्डा। और 2018 में अपने दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रणदीप हुड्डा उनकी लाइफ पर बनने वाली बायोपिक में काम कर सकते हैं। वैसे अक्षय कुमार के अलावा एक और एक्टर का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा। दरअसल फिल्म मेकर मिलाप जवेरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, Congrats at Neeraj Chopra for the historic gold. Bharat Mata ki jai. Every Indian salutes you. By the way, just want to say that at Sid Malhotra and you look like twins. Biopic हो जाए। अब मिलाप जवेरी के इस आइडिया को सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस का पूरा साथ मिला है और कई यूजर्स ने अग्री किया है कि नीरज चोपड़ा सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह दिखते हैं। ऐसे में सिद्धार्थ मल्होत्रा कैन प्ले लीड इन नीरज चोपड़ा's बायोपिक। वैसे नीरज चोपड़ा का ये अचीवमेंट इतना ज्यादा बड़ा है, ऐसे में उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी पर जब भी बनेगी फिल्म तो डेफिनेटली इस फिल्म को करने के लिए कोई भी एक्टर हो जाएगा तैयार। शमिता शेट्टी के बिग बॉस और राज कुंद्रा का जेल कनेक्शन। क्या शमिता शेट्टी को बिग बॉस OTT में मिली जगह क्योंकि उनके जीजा राज कुंद्रा गए जेल? क्या राज कुंद्रा के एक्सप्लिसिट वीडियो कंट्रोवर्सी में फंसने की वजह से शमिता शेट्टी को मिला ये ब्रेक, या फिर शमिता शेट्टी इस कंट्रोवर्सी से पहले ही बनने वाली थी इस शो का हिस्सा? करण जौहर के OTT बिग बॉस के ज्यादातर कंटेस्टेंट्स की अनाउंसमेंट पहले ही टीजर के जरिए की जा चुकी थी, लेकिन अचानक जब इस रेड ड्रेस में शरारा शरारा सॉन्ग से शमिता शेट्टी ने इस शो में एंट्री की तो हर कोई रह गया हैरान। जी हाँ, बहुत कम ही लोग शमिता शेट्टी को इस शो में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस शो में एंटर करते ही शमिता शेट्टी ने अपने जीजा जी राज कुंद्रा के एक्सप्लिसिट वीडियो कंट्रोवर्सी के बारे में बात किए बिना इशारा किया कि इस कंट्रोवर्सी से पहले ही उन्हें ये शो ऑफर हुआ था। ऐसे में शी डिसाइडेड टू एंटर द शो और अब शमिता शेट्टी के इस शो में एंटर करने की वजह से सोशल मीडिया पर ढेर सारे रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। One user wrote, #Shamita Shetty left BB3 because Jiju entered their lives. She entered BB OTT because Jiju left. #BigBossOTT. एक दूसरे यूजर ने लिखा, #Shamita Shetty is a former contestant. Why is she again on at Big Boss? Is this because of Shilpa Shetty Raj Kundra controversy or she is this year's selected winner by Colors? वैसे आपको बता दें ये पहली बार नहीं जब शमिता शेट्टी बिग बॉस के घर में एंटर हुई हैं। इससे पहले बिग बॉस सीजन 3 में 34 डेज बिग बॉस के घर में रहने के बाद शमिता शेट्टी अपनी सिस्टर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी की वजह से इस शो को बीच में छोड़कर निकल गई थी और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है कि शमिता शेट्टी पहले भी बिग बॉस में एंटर अपने जीजू की वजह से हुई थी और अब भी उन्हीं की वजह से। वैसे शमिता शेट्टी का इंक्लूजन इन द शो डेफिनेटली मेकर्स के लिए काम कर गया है और ये शो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अब देखना होगा शमिता शेट्टी क्या इस शो के दौरान किसी भी तरह से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की साइड ऑफ स्टोरी बताती हैं या नहीं। Coming up on the show, मिमी एक्ट्रेस कृति सैनन एंड डायरेक्टर लक्ष्मण उतरेकर ने जूम से की एक्सक्लूसिव बातें। Hello everyone, my name is Rajani and welcome to Speak Easy. I hope you're safe, your family and friends are safe as well. I am going to be chatting with the team of Mimi who's getting so much love online. I'm going to find out how they are feeling about it. So tell me, how is the feeling? The feeling is very, very happy and satisfied. Our baby kind of delivered a little early, premature delivery. Suddenly labor mein chale gaye the hum. But the baby is very healthy. The baby is getting a lot of love and we all are like proud parents right now, feeling extremely, extremely happy and delighted. Actually, we all are very satisfied जिस तरह से फिल्म रिसीव की जा रही है और मैंने देखा नहीं ऐसा काफी महीनों में पिछले एक आध साल में कि इस तरह से फिल्म को प्यार मिल रहा है, लोग दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ऑब्वियसली अगर फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो
थिएटर में जब 200 लोग एक साथ देखते हैं, एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं, तो वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है. बट आई थिंक मिमी ने लोगों को घर में फैमिलीज को साथ बैठ के फिल्म देखने को मजबूर किया है. मतलब जिस तरह की सिचुएशन में, जिस तरह के बैड स्टेट ऑफ माइंड में हम लोग आजकल है, वहीं पे कितने लोग मिमी देख रहे हैं. बिकॉज मिमी साफ सुथरी फिल्म है, फैमिली फिल्म है, और घर में सब लोग फैमिली एक साथ में देख के मिमी देख रही है. इसी बात का सेटिस्फैक्शन है. You all had to release it early because of what happened with the piracy. I think is really sad, and that's I think as of when you bring out a film like this and you anticipate what the reaction will be, because you all have made with so much love and hard work, it must be heartbreaking, right? At a point. Can I tell you something? When your intention is right now, everything around the film happens for the right reason, and it happens for good. And I feel that this whole thing that happened, मुझे और लक्ष्मण सर को तो पता भी नहीं था about whatever the piracy thing. हमें तो बाद में पता चला है. But the fact that we released this film like a day before my birthday, it was Dinu's birthday, and it happened like so suddenly. Audiences were not expecting it, and when they got it, it became a talking point, and it just, I don't think इतना ज़्यादा traction, इतना ज़्यादा buzz और जो response मिला है release को, वो मिलता शायद अगर 30th को तो आ ही रही थी. The fact कि जल्दी आ गई, it was like, oh my god, seriously, it's out. And like so many of my friends, they were like, so many of the fans, they were like going crazy, and they were also happy. Kriti, I was discussing with you as well. Kriti, I feel like you as an actor have always wanted to do so much more than you've been given. What do you feel about people continuously mentioning that, oh, it's so surprising? I think people judge too soon, and that's what normally happens. मैं शुरू में जब आई थी, 2 फिल्में की थी मैंने या कुछ, और मुझे किसी ने बोला था कि this film that I'm talking about actually is not your kind of a film. And I was like, how do you even know what kind of a film is Oh, really? I don't know it yet, So and then Bareilly Ki Barfi happened, which took me out of that zone, and I did like what we call a de-glam role or whatever, and more realistic. And that changed people's perspectives. I feel like Luka Chuppi came, it kind of added to that bankability factor. When Panipat happened, it kind of changed a little bit of, she performed really well. But Panipat was more a war film. It was more of a testosterone driven film. It was like that, and obviously people didn't expect the girl's part to be at all meaty. And the sword scene, the serious sword scenes, that was bad. The part was meaty. It was just not expected to be meaty. Here with Mimi, I think people, because I as an actor got to do so much for the first time, and sort of shoulder a film, carry a film, have so many different shades which not too many films give you, in one film, where you are this punky girl who's talking to Ranveer Singh's poster and she's saying कि मैं बस झट से अंदर लूंगी और फट से निकाल दूंगी. That's her mentality, and then she changes to this woman who's a mother and what she goes through in the middle. And there was so much range, for me to perform. So I feel obviously when you will give me something to chew on, I will. When there's only so much to do, that's what I'll do. So I feel even in films that I might do later, you won't get a Mimi every time. So I would perform to what I'm given. In an industry where you've been always told to be something else and hype things, and you're an actor, and you will have to become like a star and all of that, you managed to pretty much stay real. So tell me why that was important for you. No, I didn't know any other way, honestly. I didn't know any other way of being. People tell you to be a certain way, but वो होता नहीं है मुझसे. I can't be fake. I can't be different. It's a lot of pressure if you're acting in front of the camera and then behind the camera also. How much? इतना ही है मेरे अंदर, उससे ज़्यादा नहीं निकल सकता है. So I don't know any other way. And lobbying and putting myself out there. No, if there's a film that someone is doing and I want to do that film, I would reach out. That's not a big deal. There is nothing wrong in that, and there's so I would do that still. But when I'm talking to anyone, I would be myself. धीरे धीरे बस इतना सीख जाते हो कि कभी कभी हल्का सा फिल्टर आना चाहिए, क्योंकि
coming from Delhi and being the person I am, I can sometimes be like a bit too frank, and that might rub someone the wrong way or किसी की ego hurt हो जाए. So to see किससे बात कर रहे हो and then speak.